Assalamu alaikum everybody. Let's start our today's topic, which is abnormal wound healing by means of excessive scarring. So रिपेयर के लिए कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स की एक्सेसिव फॉर्मेशन हो तो इट विल रिजल्ट्स इन टू थिंग्स, मे बी hypertrophic scars or keloids. हाइपरट्रोफिक स्कार्स को डिस्कस करें तो एज द नेम शोज, हाइपर मीन्स एक्सेसिव कोलेजन एक्यूमुलेशन. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज इट ग्रोज रैपिडली. एक तो एक्सेसिव कोलेजन एक्यूमुलेशन है और ये कोलेजन जो है, ये सारे इस तरह के स्कार, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है. एंड द थर्ड वन फॉर दिस इज इट कंटेन्स bundle of myofibroblast. And then it regresses over several months. मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है. ठीक है. अच्छा, अब ये बात है कि ये बनते कब हैं, तो उसके लिए है फॉर देयर फॉर्मेशन कोई भी थर्मल या फिर कोई ऐसी ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है that involves deep layer of dermis. देखें, ऐसी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी या फिर कोई थर्मल इंजरी जिसकी वजह से डीप लेयर ऑफ डर्मिस इफेक्ट हो रही है, देन दीज हाइपरट्रोफिक स्कार्स आर बीइंग डेवलप्ड. ठीक है. लेकिन अगर ये वाले हाइपरट्रोफिक स्कार टिश्यू की बाउंड्री के बाहर या फिर कह लें ओरिजिनल वूंड से बाहर जो है बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें, ये इस जगह पे ये है इंजरी पॉइंट, लेकिन जो स्कार बन रहा है वो उसकी बाउंड्री इज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ओरिजिनल वूंड. ये था, लेकिन उसकी बाउंड्री के बियॉन्ड भी बन रहा है, और ये विद द टाइम इट डज नॉट रिग्रेसिव. ठीक है. रिग्रेशन नहीं हो रही अगर, और एक तो बाउंड्री के बाहर बन रहा है और रिग्रेशन भी नहीं हो रही, देन इट वुड बी नाउन एज कीलॉइड. कीलॉइड को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ टाइप ऑफ रेज्ड स्कार. ये इतना कॉमन नहीं होता, बहुत कम ही ये कीलॉइड लोगों में बनता है. बट अगर हम लोग बात करें डार्क स्किन पीपल की, तो इट इज़ कॉमन इन डार्क स्किन पीपल. ठीक हो गया. इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है
एक्सूबरेंट ग्रैन्युलेशन और हाइपर ग्रैन्युलेशन। अब इसके नाम में भी हाइपर आ रहा है, तो इससे भी समझ आ गई कि एक्सेस की बात हो रही है। हाइपर क्या है? ग्रैन्युलेशन, यानी एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इसके लिए, विच इज प्राउड फ्लैश। ठीक है, और ये जो हाइपर ग्रैन्युलेशन या फिर एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू होता है, ये अपनी सराउंडिंग स्किन की सरफेस से प्रोट्रूड हुआ होता है। ठीक है, सराउंडिंग स्किन सरफेस से प्रोट्रूजन होती है इसकी। टॉकिंग अबाउट इट्स ड्रॉबैक, देखें अब ये अपनी ये जो है ओरिजिनल अपनी सरफेस से सराउंडिंग स्किन की सरफेस से प्रोट्रूड हुआ है, तो ये क्या करेगा? इट ब्लॉक्स रीएपिथेलाइजेशन। रीएपिथेलाइजेशन क्या होता है? देखें, रीएपिथेलाइजेशन मींस एपिथेलियल सेल्स के वुंड साइट पे माइग्रेशन करना और एपिथेलियल लेयर का बनना, इस चीज़ को कहते हैं रीएपिथेलाइजेशन। अब हमें पता है कि जहाँ पे अब रिपेयर होनी है वहाँ पे एपिथेलियल सेल का बनना ज़रूरी है। सो एपिथेलियल सेल की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि, या फिर एपिथेलियल की की कंटिन्यूटी को रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी होता है कि इस एक्सेसिव ग्रैन्युलेशन को सर्जिकली रिमूव किया जाए। ठीक है, रिमूव किया जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि इंसिजनल स्कार या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी मैं दोबारा बताती हूँ कि ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में कि इंसिजनल स्कार या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी की प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इंजरी के बाद फिब्रोब्लास्ट जो हैं, लेट मी राइट दिस वन, इंसिजनल स्कार या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद फिब्रोब्लास्ट और दूसरे कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन एक्सीजन या फिर रिमूवल के बाद भी दोबारा प्रोलिफरेट कर जाते हैं। ठीक है, ये इन सब के बाद ये प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें जब सर्जिकली रिमूव किया गया या उनकी एक्सीजन कराई गई या रिमूवल के बाद भी वो दोबारा प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन दिस वुड बी नाउन एज डेस्मोइड्स। और एग्रेसिव फिब्रेमेटोज, एग्रेसिव फिब्रेमेटोज। ऐसे नियोप्लाज्म बिनाइन और मैलिग्नेंट लो ग्रेड ट्यूमर के बॉर्डर लाइन या फिर कह लें कि ग्रे जोन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे कर देते हैं। ऐसे नियोप्लाज्म्स बिनाइन और मैलिग्नेंट लो ग्रेड ट्यूमर के ग्रे जोन में प्रेजेंट होती हैं।
And as we know, with the passage of time, wound starts to contract, which is an important part of wound healing. लेकिन अगर excessive, or you can say that exaggeration of contraction, exaggeration of contraction will lead to contractures. कॉन्ट्रैक्चर्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर्स दिस वुड हैपन व्हेन स्किन shrinks leading to tightness, and restriction in movements of joints. ठीक है, इसकी वजह से वूंड और उसके साथ साथ जो सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं. अब देखिए ना, किसी जगह पे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसकी सराउंडिंग टिश्यू पर भी तो इम्पेक्ट आएगा ना. कॉन्ट्रैक्चर देखें, अब समझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वूंड था, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, ऐसे एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो भी तो इफ़ेक्ट होंगे ना. मतलब एक तो नॉर्मल है, ये ऐसे नॉर्मली बंद हो रहा है, लेकिन एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाए. ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्चर्स आर ऑफन caused by severe burns. ये केस तो बड़ा कॉमन है, सबको ही पता होगा कि सीवियर बर्न्स की वजह से अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा. सो टॉकिंग अबाउट देयर लोकेशन, or you can say localization, the parts that are more liable to suffer from contractures are palms, soles, and anterior aspect of thorax. ठीक है, बाकी फाइब्रोसिस इन पैरेन्काइमल ऑर्गन्स को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.